सबसे पहले बधाई हो, बलूचिस्तान होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है इधर उधर, तो एक और बधाई मिल रहा है। वो बधाई ये मिल रहा है कि बधाई हो, पोता होने वाला है, ग्रैंड सन होने वाला है। ठीक है, भारत को इसके लिए बधाई हो। लेट्स सी, चलिए आगे चलते हैं। और बलूचिस्तान आज हमारा मुद्दा है क्योंकि आपको पता है पहलगाम में जो अभी हुआ है उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक और बहुत सारे हार्ड स्टेप उठाए गए हैं, खासकर भारत के द्वारा। अभी बैकफुट पे है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ इंडिया से भी डरा हुआ है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने तबाही मचा के रखी है अभी। और बलूचिस्तान वाले को पता चल गया है कि अभी पाकिस्तान इंडिया से परेशान रहेगा, तो यहाँ एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। और आपको पता है पिछले कुछ दिनों में पूरे ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, ट्रेन ही हाईजैक कर लिया, 100 से अधिक लोग बंधक, सुरक्षाकर्मी बंधक, तो ट्रेन भी हाईजैक होता है। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घटना है, हो चुका पाकिस्तान में। उसके बाद कई सारे बम विस्फोट ये सब हुए हैं। खैर आम लोग तो हर जगह के निर्दोषी होते हैं, वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो या अमेरिका के हो, फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन शिकार तो हो ही जाते हैं आतंकवाद के। ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान अगर एरिया वाइज बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज पंजाब है, एरिया वाइज ये है, और इसका जो एरिया है वो लगभग जर्मनी के बराबर है। ये अलग बात है कि इसका यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और इसके अंदर जब हम आएंगे तो इसके अंदर जब बाउंड्री को अगर हम देखो तो ये तो पाकिस्तान के साथ तो लग ही रहा है, साथ में यहाँ अफगानिस्तान के साथ भी लग रहा है और ईरान के साथ भी लग रहा है और अरेबियन सी के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, इसके अंदर जो अभी अंदर जब हम लोग जाएंगे तो लास बेला, कलात, क्वेटा, मकरान, सीबी, इन सब का जिक्र होगा, इसका भी जिक्र होगा, रक्षण इसका भी जिक्र होगा। ठीक है, तो इन सब का हम लोग आगे जिक्र करेंगे और पूरा का पूरा बलूचिस्तान का निर्माण कैसे हुआ और कैसे बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान से अलग होने के लिए कोशिश कर रहा है और क्या संभावनाएं हैं, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। इसको देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान आप जब कश्मीर लद्दाख वद्दाख जाएंगे ना, लद्दाख कभी ट्रिप पे जाओगे तो कुछ तो है नहीं, सब वीरान पड़ा हुआ है, तो उसी तरह का कुछ बलूचिस्तान भी है। जब आप कहाँ गया, इधर आइए। जब आप देखिए इस इलाके में होंगे ना, इस इलाके यहाँ पे इस इलाके में जब आप होंगे इधर वाले, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको लैंडस्केप दिखेगी ना, वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर भी दिखेगा, वो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा। अब सवाल यह है कि ये काफ़ी बैरन इलाका है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 1 करोड़ कुछ शायद 1.5 करोड़ के आसपास अभी देखेंगे। और एरिया की बात करें तो जर्मनी के बराबर है, एरिया वाइज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है। लेकिन चूंकि इसका एक टेरेन जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब करता है डेवलपमेंट को, और साथ में पंजाब सरकार पाकिस्तान के द्वारा इसको इग्नोर भी किया जाता है इनके विद्रोही एक्टिविटीज़ के कारण। लेकिन जब रिसोर्सेज की बात आती है तो सरकार रिसोर्स नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तेल, सोना, चांदी, तांबा टाइप की चीज़ें, तो वो एक्सप्लोर कर देता है और पाकिस्तान के और एरिया में डेवलप कर रहा है, बट यहाँ नहीं कर रहा। इसको लेकर भी इनके अंदर गुस्सा है। और इसके साथ ही अभी आते हैं आगे, इसके साथ ही ये जो बलूचिस्तान है इसको आपको इसलिए भी याद रखना होगा कि ये बलूचिस्तान का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। मेहरगढ़ का नाम सुना होगा, ये मेहरगढ़ का साइट है, देख लीजिए। और देख लो चारों तरफ ईरान है, तो ये मेहरगढ़ कहाँ था, बलूचिस्तान, पढ़े हैं ना, तो उसके साथ भी इसका संबंध है। आइए, हाँ एक और है, वो ये है कि हिंगलाज भवानी जो 52 शक्ति पीठ है उसके अंदर एक देवी का मंदिर है, वह है हिंगलाज माता का मंदिर। वहाँ पे गुफा के अंदर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। लोग आज भी जाते हैं, जो हिंदू भक्त हैं वो वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं। हिंगलाज भवानी के मंदिर को आई थिंक इनको क्या कहा जाता है, हाँ नानी का हज, पाकिस्तान में इसको नानी का हज कहा जाता है, हिंगलाज भवानी मंदिर को। चलिए आइए, बलूचिस्तान की बात करें तो लगभग 9000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। इसका संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रहा है, उसके बाद आर्यों से भी रहा है, बुद्धिस्ट से भी रहा है,
और इसके बाद इस्लाम आ गया, उसके साथ भी रहा है। यानी जो बलूचिस्तान है वहाँ पे बहुत पहले सभ्यता आ गई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेहरगढ़, आर्य बाद में आके बसते हैं, क्योंकि जो बलूची हैं उनको आर्य भी कुछ इतिहासकार कहते हैं। उनका यही कहना है आर्य जहाँ से सेंट्रल एशिया से आए थे उसी तरह से बलूची भी आए हैं। सही गलत क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। और इसके बाद जब आर्य का आगमन समाप्त होता है तो बुद्धिस्ट आते हैं और उसके बाद इस्लाम वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वहाँ पे एक शक्तिपीठ है, हिंगलाज माता का मंदिर, जिसको नानी का हज कहते हैं। बाद में बौद्ध धर्म था और उसके बाद जब अरब आक्रमणकारी हमला करते हैं उसके बाद से वहाँ पे इस्लाम आ जाता है। इसका संबंध मुगल से भी है। मुगल के टाइम में भी इसको याद किया जाता है। 1540 याद कीजिए, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं यहाँ से भाग निकला था जान बचा के, कहाँ चला गया था? फारस यानी ईरान चला गया था। और आपको पता है 1545 में 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तब एक मौके के रूप में हुमायूं देखता है, आता है और बलूचिस्तान के कबीले के सरदारों से ही, अलग अलग कबीले अलग अलग सरदारों की मदद से ये 1555 में हुमायूं को हरा देता है। तो उस समय से उसके साथ रिलेशन है। बाद में 1659 में औरंगजेब जब दिल्ली का शासक था उस दौरान, ये देखो यहाँ पे है ईरान। ईरान भी भारत का हिस्सा था, ईरान भी भारत का हिस्सा था। तो ईरान तक हमारा अधिकार था। लेकिन वहां का एक लीडर था जिसका नाम था मीर अहमद। उसने औरंगजेब के टाइम में ही 1666 में दो इलाका, कौन? कलात और क्वेटा छीन लिया था। कलात और क्वेटा छीन लिया था। मैंने बोला ना आपको, जिक्र कई बार आएगा। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये वाला इलाका इन्होंने छीन लिया था औरंगजेब से, कलात और क्वेटा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बलूचिस्तानियों को लेकर दावा है कि ये बलूचिस्तानी है कौन, कहां से आए थे, इनका इतिहास क्या है। क्या ये बलूचिस्तान में शुरू से थे? तो नहीं, बलूचिस्तान में शुरू से नहीं थे, शिफ्ट होके आए थे, माइग्रेट होके आए थे। पहला दावा क्या कहता है? पहला दावा कहता है, एक तो चलिए पहले इसको देखते हैं। पहला दावा कहता है कि बलूचिस्तान के कलात रियासत के आखिरी शासक कौन है? मीर अहमद यार खान। ये हैं मीर अहमद यार खान। इन्होंने एक किताब लिखी है, इन्होंने एक बुक लिखा है इनसाइड बलूचिस्तान। इसके अंदर बहुत सारी बातें बलूचिस्तानियों के लिए, उनके इलाकों को, माने उनके कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका ओरिजिन, वो कहाँ है, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। इस इनसाइड बलूचिस्तान जो बुक है, जो अहमद यार खान ने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो पैगंबर है, इस्लामिक का पैगंबर का जो लिस्ट है, उसमें पैगंबर इब्राहिम के ये लोग वंशज हैं। जैसे अभी के वंशज कौन है? अब पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने, उनका सब वंशज है। लेकिन ये जो इन्होंने किताब लिखा उसके अंदर बोला कि उस समय चूंकि पैगंबर इब्राहिम थे तो वो पैगंबर इब्राहिम के वंशज हैं और सीरिया के इलाके में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? सीरिया में। ठीक है, कहाँ रहते थे? इसमें दिया नहीं है। कहाँ गया मैं आपको? ये देखिए, लेबनान, सीरिया देख रहे हैं? तो ये सीरिया वाला इलाका, ये जो सीरिया का इलाका है ना, यहाँ पे रहा करते थे, ऐसा बोला गया। फिर वहाँ से वो शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से वो शिफ्ट होते हैं। फिर आइए यहाँ पे, चलो, फिर वहाँ से पलायन होता है। पलायन का कारण बारिश की कमी, अकाल आदि होना, फिर युद्ध, ये सब चीज़ें होती है। वहाँ से कहाँ आते हैं? वहाँ से आते हैं ईरान। ठीक है, वहाँ से ईरान आते हैं। लेकिन ईरान के राजा कौन है? नुसेरवान। ईरान के राजा उस समय के जो नुसेरवान थे,
वो इन लोगों को पसंद नहीं किए तो वहां से इन्होंने इनको खदेड़ दिया। तो आज वो जिस जगह पे शिफ्ट किए हैं उसी को बाद में बलूचिस्तान कहा जाने लगा। ये यहाँ पे इनकी स्टोरी है। फिर आगे चलते हैं स्टोरी में, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जब ये बलूच चले ईरान से तो वहाँ पे उनके सरदार मीर इब्राहिम थे, लेकिन बाद में उनका देहांत हो जाता है। तो बाद में वो जब बलूचिस्तान पहुँचते हैं तो उनकी जगह मीर कंबर अली खान उनके सरदार बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पैगंबर इब्राहिम है उन्हीं के नाम पे इब्राहिमी उनको कहा गया, और बाद में यही ब्राबी या ब्रोही होता है। तो ये सब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हुआ ये कि हिंदुस्तान में जब मुगल का शासन था तो उसी दौरान बलूचिस्तान के कलात इलाका में एक सेवा वंश था। अभी हमने आपको बताया ना, अभी दिखाएंगे आपको। सेवा वंश था। ये जो सेवा वंश है ये अंतिम हिंदू वंश बलूचिस्तान का था, जिसमें जो हिंदू रीति रिवाज को मानता था उसी की रानी सेबी है, जिसके नाम से एक जगह है जिसका नाम है सीबी। देखिए देखें यहां पे ये सीबी, ये जो सीबी है वो उन्हीं के नाम पे है जो लास्ट डायनेस्टी है, और उनका नाम था रानी सेबी। ये इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ दे तो ये नहीं कि बिल्कुल हवा में उड़ना शुरू हो जाए बलूचिस्तान, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी बहुत। इसके बाद जो सेवा वंश है वो अपने कलाल के आसपास शासन कर रहा था, लेकिन मुगल के टाइम में कौन, अकबर, 1570 की बात है, अकबर ने अटैक किया, सत्ता वहाँ की उनकी समाप्त हो गई। फिर मुगल का सत्ता आ गया, और मुगल का सत्ता देखो, अफगानिस्तान वाला इलाका, बलूच का इलाका, ये सब वो इलाका है जहाँ बहुत लंबे समय तक किसी विदेशियों ने शासन नहीं किया, कभी नहीं। वो करना ही नहीं देंगे। अफगानिस्तान की कहानी उठा के देख लीजिए, अंग्रेज भी मारे गए और इंडियन जितने भी लोग गए यहाँ से अटैक करने, कोई नहीं बचा। कभी ना कभी उनको वापस होना ही पड़ा। अमेरिका इतना दिन कोशिश किया, लास्ट में उसको भी वापस होना पड़ा। तो अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला जो इलाका है ना, वो अपने आप में बहुत टफ इलाका है। वो लोग सुनते ही नहीं है, झुकते ही नहीं है। तो 1570 में क्या हुआ, बलूचों को हरा उड़ा के तो उनका ख़त्म कर दिया कहानी। लेकिन 17वीं शताब्दी में जब मुगल कमज़ोर होते हैं तो वही बलूच विद्रोह करते हैं और फिर से कलात जो है उसको छीन लेते हैं, और वहाँ पे वही बलूचिस्तान बना के अपना शासन स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे फैक्ट है। ये हुआ, ये जितनी कहानी आपने अभी देखी ये किसकी थी, बलूचिस्तानियों का पहला स्टोरी था वो, कि बलूचिस्तानी कैसे सीरिया में थे, वहाँ से ईरान आए, फिर आगे की तरफ आए, फिर मुगलों के साथ क्या हुआ, फाइनली उन्होंने कैसे सत्ता बलूचिस्तान को स्थापित किया और वहाँ पे शासन चलाया। दूसरा जो दावा है वो है, दूसरा जो ये दावा देख रहे हो ये बलूच का, वो सीरिया का खंडन करता है। कहता है नहीं, बलूच का सीरिया से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इंडो ईरानी लोगों से इनका ज़्यादा लगाव है। इंडो ईरानी लोगों से ज़्यादा लगाव है, और ये इनको आर्यन कहा गया। आपको पता है इंडो ईरानी लोगों को आर्यन कहा जाता है, इसीलिए इन बलूच को भी आर्यन कहा है कुछ इतिहासकारों ने। और जिस तरह से जो हमारे आर्यन हैं, यानी हम लोग आर्य हैं, हम लोग सेंट्रल एशिया में रहा करते थे, बाद में खराब मौसम, युद्ध, ऐसे कई सारे एक्सक्यूजेस के साथ वहाँ से जब कुछ ऐसा हुआ, एक्सक्यूज क्या होगा, जब लड़ाई झगड़ा ये सब होता था उस समय तो होता ही रहता था। तो जो अशांत क्षेत्र था वहाँ से ये लोग निकल के आते हैं आगे, और अर्मेनिया आते हैं, अजरबैजान आते हैं, अजरबैजान आते हैं। देखो ये देखिए, ये अर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। अर्मेनिया, अजरबैजान सेंट्रल एशिया से आते हैं। अर्मेनिया आते हैं, अजरबैजान आते हैं, और ये है ईरान। ठीक है,
ईरान। अब अर्मेनिया अजरबैजान आते हैं और अजरबैजान के कुछ इलाकों में रहने लगते हैं, अजरबैजान के इलाकों में रहने लगते हैं और उनकी भाषा जो थी और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी वो सब मिल के अलग अलग भाषा बनता है, जिसको बलसक, बालाशोकी आदि कहा गया। आर्यों को यहाँ पे बलास कहा गया और यही धीरे धीरे बलूचिस्तान में बदल जाता है। दैट्स इट, इतना ही जानना है। लेकिन कहानी थोड़ी सी क्या है कि जब ये अजरबैजान, यहाँ देख रहे हो ना अजरबैजान है और ये ईरान है, तो अजरबैजान से ईरान के खान साम्राज्य के अधिकार में जब वो आया तो यहाँ से ये लोग शिफ्ट होना शुरू किए। जब शिफ्ट होना शुरू किए तो कुछ लोग साउथ में आ गए, यानी कुछ लोग ईरान के दक्षिण में आ गए और कुछ लोग ईरान के पश्चिम में आ गए। कुछ लोग ईरान के पश्चिम में आ गए। तो ये जो दक्षिण में आए ना, यहाँ पे देखो ठीक से, जो यहां से अजरबैजान से उतर के नीचे दक्षिण की तरफ जो आते हैं, एक्चुअली बलूचिस्तान में आके वही बस जाते हैं। तो यहां पर देखिए कि ठीक से देखो कि जो आर्य दक्षिण की तरफ चले गए, ईरान के दक्षिण में चले गए, वो आगे ईरान के कमान और सिस्तान एक जगह है, सिस्तान वाला इलाका है, उस इलाके में पहुंच गए और इनका नाम बदलकर बलास से बलूच और भाषा का नाम बालाशोकी से बदल के बलूची हो गया और धीरे धीरे बलूच सिस्तान से आगे इस इलाके में फैलने लगे, बलूच सिस्तान से आगे के इलाके में फैलने लगे। बाद में बलूच और सिस्तान मिलकर बलूचिस्तान हो जाता है। देखिए यहां पर देखो, भाषा कौन बना था? बलशक, ठीक है, या बालाशोकी भाषा बना था ना। तो यही बलशक या बालाशोकी जो भाषा बाद में बना, यही बाद में चेंज होता है, ठीक है। और कहाँ गया? और जब बलूच सिस्तान से आगे की तरफ बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पे लिखा है ना, भाषा का नाम बालाशोकी से बदल के बलूची हो गया और यही बलूची सिस्तान उसके आसपास जब बसने लगते हैं तो उसको बलूचिस्तान कहते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ समझने के लिए, और कुछ ऐसा नहीं है कि इसको हमको एकदम याद करना है। एक जनरल अगर हम इसके परिचय पे आते हैं, एक जनरल सामान्य परिचय पे, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है। एरिया की बात करें, एरिया वाइज सबसे बड़ा है और ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा है। अरब सागर, ईरान, अफगानिस्तान हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये अफगानिस्तान है, देख चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है, साउथ यहाँ पे साउथ वेस्ट में है। यह एक उबड़ खाबड़ भूभाग क्षेत्र है, देख चुके हैं, रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बलूच, पश्तून, ब्राह्वी और अलग अलग जाति के समूह के लोग रहते हैं। यहाँ सुन्नी मुसलमान ही हैं, मोस्टली जो ये है ना, ये सुन्नी मुसलमान है और इनकी भाषा बलूची है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सोना चांदी, ये सब भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप अमीरी गरीबी की बात करें, तो वहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। और क्षेत्रफल की बात करें तो अभी हुआ था ना, तो लगभग पाकिस्तान का 44% इलाका, देख रहे हो कितना बड़ा इलाका है, दिख रहा है। और यहाँ ये इसके बाद ये वाला जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है। और अंदर जाइए, यहाँ से पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा इलाका तो बलूचिस्तान का है। तो 44% इलाका, 44 लगभग, और ये जर्मनी के साइज का है। ये अलग बात है, जर्मनी में 7 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ पे कितना है, 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब जब पाकिस्तान का जब अधिकार होता है बलूचिस्तान पे, अधिकार कैसे होता है वो कहानी भी हम लोग देखेंगे। जब अधिकार होता है बलूचिस्तान पे, तो वह उस समय से लेकर, यानी 1948 से लेकर अभी तक 5 बड़े विद्रोह हुए हैं और लास्ट वाला जो 2003 से स्टार्ट हुआ है वो अभी तक चल ही रहा है, वो रुका नहीं है। एक एक करके देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे है 1948, फिर 1958-59, 1962-63, 1973-78 और अब
2003 से जो ये विद्रोह हो रहा है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे आइए तो आपको पता चलेगा कि जो आधुनिक बलूचिस्तान है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए, आधुनिक बलूचिस्तान की स्टार्टिंग 1876 से होती है। 1876 में हुआ क्या, जैसे भारत में अंग्रेज का जब शासन था तो सिक्किम और भूटान, आपको पता है ना, सिक्किम और भूटान प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा उसको मिला था, संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था। तो प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में जिस तरह से भूटान, सिक्किम आदि को दर्जा दिया गया था, उसी तरह से कलात, जो कलात वाला इलाका है, ये वाला, इस इलाके को कलात रियासत का शासन था, वहां पे कलात को इसी तरह से प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा दिया गया। राइट। अब हुआ ये कि दर्जा दिया गया, लेकिन ये कहा, और ये भी कहा गया कि सरकार तुम्हारे अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन तुम तो इतने छोटे से हो तो तुम अकेले सब तो संभाल नहीं सकते। तो प्रोटेक्टेड स्टेट को क्या कहा जाता था कि आपका जो विदेशी मैटर है वो हम देख लेंगे। तो ये कहा गया कि विदेशी और रक्षा, यानी कोई अगर आप पे अटैक करता है, कुछ होता है तो हम संभाल लेंगे। तो उसको लेकर, विदेशी और रक्षा मामलों को लेकर, इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करता था, बाकी उसको फ्रीडम दिया गया था। तो ये कलात को लेकर था, बलूचिस्तान वाला। जब भारत आज़ाद होता है ना 1947 में, उसके पहले ही अब लग गया कि भारत को तो आज़ादी मिलने वाली है, वो तो 1946 में ही पता चल गया। लेबर पार्टी की सरकार आता तो समझ में आ गया कि भारत आज़ाद होगा। तो 1946 में ही जब ये समझ में आ गया तो कलात के जो अंतिम राजा थे उस तरह से, मीर अहमद खान, जिसका फोटो अभी आपने देखा, उसने अंग्रेजों से बात करना चाहा। अंग्रेजों से मीटिंग तय हुई, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे और नेहरू थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली इस बलूच प्रांत के एडवोकेट के रूप में गए थे, और जब वहाँ पे वो गए तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ना इसको, मतलब पूरा बलूच, 3-4 जगह को मिला के आप पूरा बलूचिस्तान को एक फ्रीडम स्टेट, यानी एक अलग देश बना दीजिए। जिन्ना ने क्या सुझाव दिया था? जिन्ना ने कहा कलात, खरान, लासबेला और मकरान। देखिए, मकरान, लासबेला, कलात और खरान, आई थिंक शायद यही कहीं है, दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, को मिलाकर एक बलूचिस्तान बनाया जाए, ये सजेशन दिया गया। जब सजेशन दिया गया तो कहा गया ठीक है भैया। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच में एक ट्रीटी होती है और बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है। बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन ये होता कब है? अब जैसे ये हुआ ना, ट्रीटी जैसे साइन हुई तो कलात के जो शासक थे खान साहब, उन्होंने कहा ठीक है, 12 अगस्त को उन्होंने बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। लेकिन बाजी पलट जाती है। 12 अगस्त को घोषित किया, ठीक 1 महीने बाद यानी 12 सितंबर को ब्रिटिश सरकार कहता है ना भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इतने छोटे हो कि देश बनने का जो पैरामीटर है इंटरनेशनल लेवल पे, जो पैरामीटर वो आप पे फिट नहीं बैठता, तो आपको स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसको ये एक्सेप्ट नहीं किए। एक्सेप्ट नहीं करके उन्होंने अलग अलग लोगों से मदद मांगी, नहीं मिला। जिन्ना से मिलने की कोशिश की, जिन्ना नहीं मिले। समझ में आ गया इनको कि सबने मिलके धोखा दे दिया, हमें धोखा दे दिया। अब इसको लेकर जिन्ना भी तो बहुत चालू आदमी थे। जिन्ना समझा कि ये जो कलात है ना, ये काम खराब कर देगा, जो कलात है ये काम खराब करेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, देखिए यहाँ पे खारन, ठीक है, खारन मुझे दिख नहीं रहा, चलिए खारन जो भी है, हमको लगता है यही है खारन, लासबेला और मकरान, ठीक है। तो मकरान, लासबेला और खारन को इन्होंने मिला लिया। अब ये कलात अकेले छूट गया क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं था, तो इनको इन्होंने अलग कर दिया और घोषणा कर दी। फिर इन्होंने अपना जितना कोशिश करना था वो सारा कोशिश किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 26 मार्च को, यानी टोटल 227 दिन ही ये जो कलात था वो आज़ाद देश के रूप में था। और 227वें दिन यानी 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना एंटर करता है। ये लाख छटपटाते रह गए, किसी ने मदद नहीं की, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत ने भी मदद नहीं किया। और इसके कारण इन्होंने वहाँ पे साइन किया। और ये जिन्ना का एक धोखा माना जाता है, जिसके कारण
जिसको अभी भी जो बलूची हैं वो अपने दिल में दबा के रखे हैं कि उसका बदला लेना है। जब ये हो गया ना, तो खान के भाई हैं प्रिंस करीम खान, उन्होंने कमान संभाला, एक दस्ता तैयार किया। पहला ही विरोध 1948 में होता है, लेकिन उसको दबाया गया। फिर अलग अलग सीक्वेंस में ये चीज़ें होती चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि एक 2009 से एक टेंडेंसी देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। 2009 के बाद जो महत्वपूर्ण बलूची नेता या उस तरह के प्रभावशाली बलूची व्यक्ति हैं, उनको गायब किया जाने लगा। तो अभी तक पता नहीं है, गायब किया जाने लगा। और 15 साल में कहा जा रहा है लगभग 5000 से अधिक बलूची को या तो मार दिया गया है या ऐसी जगह कैद कर दिया गया है जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बलूची पाकिस्तान से तो परेशान ही थे, पाकिस्तान से परेशान होने के साथ साथ अब वो चीन से परेशान हो गए, क्योंकि चीन की एंट्री होती है। भारत पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में चीन इंटरफेयर करता है। इसके अलावा सी जिनपिंग की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो ये पार्ट है, उसके कारण चीनी इंजीनियर का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ग्वादर पोर्ट जो है वो एक सबसे खास जगह है इसके लिए, उसको लेकर भी इनको परेशानी है। तो इन सब को लेकर ये बलूची कई बार चीनी इंजीनियर, चीनी स्टाफ पे भी हमला कर चुके हैं। और ये सारे यहाँ पे फैक्ट है। और कुछ है? ओके, हाँ, अभी क्या हुआ हाल फिलहाल में 11 मार्च 2025 अभी की बात करते हैं कि इन्होंने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। ट्रेन का नाम था क्वेटा पेशावर। ये क्वेटा है ना, यहाँ क्वेटा पेशावर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन ही, ठीक है, ट्रेन ही हाईजैक हो गया। अब हाईजैक हो गया, 100 लोगों को बंधक बना के रखा, लंबे समय तक था। अब इसके बाद ग्वादर बंदरगाह है, ये सब है। तो इन सब के कारण अभी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और बलूचिस्तान बहुत एग्रेसिव हो चुका है। उसको एक मौका दिख रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, इसका फ़ायदा उठा के बलूचिस्तान को आज़ाद कर लें। बलूचिस्तान में जो BLA है, आप जब भी न्यूज़ देखते होंगे या पेपर पढ़ोगे तो BLA शब्द आपके सामने आएगा। इसका मतलब होता है बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी वो वहाँ की एक आतंकी संगठन है। ऐसे और भी संगठन वहाँ सक्रिय हैं। और BLA का जो अभी हेड है उसका नाम है डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्टिव है। तो ये सब फैक्ट है। पाकिस्तान के मोस्टली 4 सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कबीलाई इलाके और इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में है। आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान कहता है और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये सारे अभी आपके सामने फैक्ट्स थे बलूचिस्तान को लेकर। तो बलूचिस्तानी आए कहाँ से, कैसे कैसे बसें, कैसे वो ईरानी सीरिया वाला एक कॉन्सेप्ट है, एक अजरबैजान, एक सेंट्रल एशिया से अजरबैजान होके ईरान होके नीचे आने वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो उनको बहुत दिक्कत हुई। जब यहाँ पे किसी तरह से स्ट्रगल करके यहाँ पे जब शिफ्ट हुए तो भारत की आज़ादी के समय उनके साथ भारत की आज़ादी हुई तो उस समय आज़ाद किया गया, बाद में धोखा दिया। जिन्ना ने बाद में और ज़्यादा धोखा दिया, इस इलाके को इनसे अलग कर लिया कलात से, और कलात को अलग थलग कर दिया। फिर सैनिक कार्रवाई करते हैं, ओवरऑल बलूच को मिला लिया जाता है। और बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का पार्ट खुद को नहीं मानता है, वो एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में खुद को देखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जिसको याद रखिएगा। और यदि वो आज़ाद होता है तब पाकिस्तान को दर्द समझ में आएगा कि भारत के जब टुकड़े किए गए, भारत का टुकड़ा होके ही तो पाकिस्तान बना है ना। और जब पाकिस्तान का टुकड़ा एक बार तो हो चुका है बांग्लादेश, लेकिन वो बहुत दूर था। तो जब दूर का रिश्ता टूट भी जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसा रिश्ता टूटे जो घर में ही दीवार खींच दे, तो वो दीवार अगर बलूचिस्तान खींच देता है तब पाकिस्तान को तकलीफ़ समझ में आएगा कि कैसे घर से जब एक महत्वपूर्ण अंग अलग होता है तो क्या बीतता है।